थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, नमस्ते, सुप्रभात। आवाज़ क्लियर है? ओके। आज शाम को 7 बजे से साइंस की क्लास स्टार्ट हो रही है, अपनी साइंस की क्लास। और ये साइंस की क्लास आपकी सब चीज़ों के लिए रहेगी, जिसमें आपका एसआई का भी कवर होगा, उसमें एसएससी का भी कवर करेंगे अपन, रेलवे एनटीपीसी का भी होगा उसमें कवर, और आपके व्यापम के जो एग्ज़ाम आ रहे हैं वो भी कवर होंगे आपके। और कोई प्रश्न वगैरह हो आपका तो आप मेरे से पूछ सकते हो उस चीज़ के बारे में। शाम को 7 बजे से अपनी ये क्लासेस रहेगी। आवाज़ स्पष्ट है? हाँ, थोड़ा सा एक गलतफहमी क्रिएट हो रही है, उसे लेकर के बहुत सारे लोग गलतफहमी क्रिएट करेंगे, तो ये थोड़ा सा उस पर भी अपन 1-2 मिनट के लिए अपन डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको किसी तरीके से बहकावे में नहीं आए। अभी 4 सितंबर के दिन एक लेटर जारी हुआ है वित्त मंत्रालय के द्वारा, और वित्त मंत्रालय के उस लेटर में लिखा गया है कि हम आगे की कोई वैकेंसीज वगैरह उनको समाप्त कर रहे हैं, पुरानी वैकेंसी वगैरह नहीं रहेंगी। ये ऐप के द्वारा भी होगी आज साइंस की क्लास, और एक साधारण भी होगी। और कल से आपकी ऐप की समस्या काफ़ी हद तक शूट आउट हो गई है, जहाँ तक मेरा अंदाज है ना। और ये समस्या शूट आउट हो गई है, तो कल से आपकी क्लासेस केवल ऐप पे रहेंगी। अब सिर्फ रजिस्ट्रेशन वालों को पढ़ाऊंगा। आज शाम को ये ओवरऑल रहेगा, मतलब ऐप पे भी रहेगी और सामान्य रूप से भी रहेगी आज, मतलब यूट्यूब पे भी रहेगी, लेकिन कल से आपकी ऐप पे ही रहेंगी क्लासेस। ठीक है, आज ऐप और दोनों पे रहेगी, और कल से आपकी सिर्फ ऐप पे रहेगी। हाँ, तो उसके बारे में बात कर रहे थे अपन। बस भूगोल की कुछ समय में चालू हो जाएगी आपकी, भूगोल की भी चालू कर रहे हैं। पहले इन दोनों क्लासेस को तो आप चालू करिएगा, बस कुछ समय में आपकी भूगोल की भी चालू हो जाएगी। हाँ, करंट जीके की भी चलेगी, एक साथ में ही सब पढ़ लो आप। संजय, जल्दी मत करो, भूगोल भी, करंट भी, साइंस भी एक साथ नहीं होता है, धीरे धीरे करें तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, कल से क्लास अमन ऐप पे रहेगी। ऐप में अब किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं आ रही है। कोचिंग पे मैं 11 से 12 मिलूंगा, और शाम को मिलूंगा मैं 6 बजे से आपको कोचिंग पे, 6 से 8 बजे तक। ठीक है, कल एक टॉपिक पर अपन चर्चा कर रहे थे, उसको थोड़ा सा अपन कर लें पहले। 4 सितंबर को वित्त मंत्रालय के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है। एक पत्र जारी किया गया, वो पत्र ये जारी किया गया है कि आगामी समय में कोविड की वजह से हम ज़्यादा वैकेंसीज नहीं निकालेंगे। तो ये था आपका, उसका कल उन्होंने क्लेरिफाई कर दिया है वित्त मंत्रालय ने कि आगामी पदों पर भर्ती वगैरह रहेगी, और जो पत्र दिया गया था वो पत्र एक डेली रूटीन का हिस्सा है, मतलब उसका वैकेंसी पर रोक लगाने से कोई मतलब नहीं है। ये भारत सरकार ने कल कहा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग, एकदम परेशान ना हो कि वैकेंसी रुक गई है। कोई वैकेंसी नहीं रोकी है, उसकी उन्होंने कल क्लेरिफाई कर दिया है उस चीज़ को लेकर के। कई न्यूज़ चैनल वगैरह पे चल रहा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग। नहीं सतीश, हो रहा है ऐप में लॉगिंग हो रहा है, थोड़ा सा दोबारा से करके देखें आप। आपको फीस के बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे, अपन पहले पढ़ाई चालू कर रहे हैं। ठीक है ना, आप कोचिंग पर आ जाना या मेरे को फ़ोन कर लेना, मेरे को फ़ोन कर लेना रजिस्ट्रेशन के लिए। आप कोचिंग पर आ जाए, रजिस्ट्रेशन आकर के यहाँ कोचिंग पर करवा सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, ओके, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप पढ़ाई चालू कर रहे हैं अपन, ठीक है, ओके। आज अपना जो टॉपिक है वो है प्रशासन, इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपन प्रशासन, यानी गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे अपन कि गवर्नमेंट किस तरीके से होती है, गवर्नमेंट के क्या क्या पार्ट हैं, मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन है। यहाँ पर मध्य प्रदेश से संबंधित सीधे सीधे प्रश्न आते हैं, कोई ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं आता। मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन मुख्यमंत्री रहा था, कौन नहीं रहा था, विधानसभा अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, किस तरीके से कार्य होता है। तो अपन आज स्टेट की गवर्नेंस को पढ़ेंगे अपन। इसके बाद में ध्यान रखना, सेंट्रल जो अपन पढ़ेंगे तो वो संविधान जो पढ़ाऊंगा उस समय पर मैं डिटेल में इन चीज़ों को उठाऊंगा। यहाँ मध्य प्रदेश के संदर्भ में अपन शॉर्ट में ही पढ़ेंगे, कोई ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे। तो ये प्रशासन क्या है, एक सिंपल और समरी रूप में आप इसे समझने की कोशिश कर लीजिएगा पहले प्रशासन को। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका जो सरकार होती है, ये सरकार मान लीजिएगा, सरकार 2 लेवल है आपके, एक आपका केंद्र है, केंद्र की सरकार है, और एक आपकी कहाँ की है, राज्य की सरकार है।
इसके अलावा एक और होती है आपकी लोकल गवर्नमेंट, ठीक है ना, जिसमें अपन रूरल वाली आ जाती है, पंचायती राज और नगरीय निकाय आ जाती हैं। तो ये केंद्र में आपका कितने भागों में बांटा गया है, केंद्र को यदि अपन लेते हैं केंद्र, और दूसरा अपन राज्य को लेते हैं, इन दोनों को ले रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ सरकार के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर होगी आपकी केंद्र में संसद होगी, आपकी संसद होगी केंद्र में, और यहाँ पर आपकी होगी विधानमंडल, विधानमंडल बोलेंगे इसे। संसद के 3 पार्ट होते हैं आपके, संसद के कितने पार्ट है, 3 पार्ट हैं। एक होता है आपका राष्ट्रपति, एक लोकसभा और दूसरे राज्यसभा। इसी तरीके से जो विधानमंडल होता है इसके भी आपके 3 पार्ट होते हैं विधानमंडल के। एक होता है आपका राज्यपाल, राज्यपाल, और एक होती है आपकी विधानसभा, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद, इस तरीके से ये हो गया आपका। अब इसके बाद में सरकार होगी आपकी, यहाँ सरकार आ गई आपकी, है ना, जैसे अपन एक तरीके से कह सकते हैं कार्यपालिका, कार्यपालिका, यहाँ भी आप कह सकते हो कार्यपालिका। और तीसरे नंबर पर लोकल गवर्नमेंट आ जाती है जो राज्य में रहती है, इसके नीचे। कार्यपालिका का यहाँ का जो मुखिया होता है वो पीएम और उसका मंत्रिमंडल होता है, और यहाँ कार्यपालिका का मुखिया होता है सीएम और उसका मंत्रिमंडल। तो इस तरीके से एक ये प्रोसेस रहती है। तो अपन सबसे पहले जो अपन पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे किसको, अपन यहाँ पर कार्यपालिका में ये राज्यपाल को, और यहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति है। तो राज्यपाल राष्ट्रपति दोनों इक्वल है कार्यों को लेकर के, थोड़े से कार्यों में डिफरेंट रहता है। तो अपन कॉन्स्टिट्यूशन को जो अपन डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पर उसके बारे में कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। यहाँ सिर्फ मैं आज आप लोगों को राज्यपाल के संदर्भ में इसकी स्टडी करवा रहा हूँ, तो उम्मीद है आप लोगों की समझ में आ जाएगा, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले राज्यपाल या गवर्नर, गवर्नर का पद कैसे बना, क्यों बना, कैसे क्या हुआ, तो ये वाले प्रश्नों को अपन संविधान जब अपन पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ सीधा सीधा सा फैक्चुअल में अपन याद कर रहे हैं। राज्यपाल का पद सोने के पिंजड़े में बंद एक चिड़िया के समान होता है। राज्यपाल का जो पद है सोने के पिंजड़े में बंद एक चिड़िया के समान होता है। ये सबसे पहले किसने कहा था, तो ये ध्यान रखिएगा, राज्यपाल का पद सोने के पिंजड़े में बंद चिड़िया के समान होता है, सबसे पहले सरोजिनी नायडू ने कहा था। ये सरोजिनी नायडू कौन है, तो ये सरोजिनी नायडू आपकी भारत की पहली महिला राज्यपाल हैं जो उत्तर प्रदेश की महिला राज्यपाल बनी थी। और जब इनको राज्यपाल बनाया गया था तब इन्होंने देखा था कि मेन जो पावर है वो किसके हाथ में है आपकी, तो मेन पावर आपकी मुख्यमंत्री के हाथ में है। राज्यपाल का कोई कार्य नहीं है, राज्यपाल का बस वही कार्य है जो मुख्यमंत्री उनसे कह देता है। इसी वजह से इन्होंने कहा था कि राज्यपाल का पद देखने में तो लग रहा है बहुत सुंदर है, जैसे सोने का पिंजड़ा है आपका, लेकिन उसके अंदर चिड़िया क्या है, बंद है, और चिड़िया स्वेच्छा से बाहर नहीं जा सकती। उसी तरीके से स्वेच्छा से राज्यपाल भी कोई काम नहीं कर सकता। तो ये सरोजिनी नायडू ने कहा था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये कई बार पूछा गया है। भारत की पहली महिला राज्यपाल है, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। राज्यपाल के पास सोने के पिंजड़े में बंद एक चिड़िया के समान है। संविधान के अनुच्छेद 154 में, ये आर्टिकल आपको याद रखनी है, कुछ अनुच्छेद याद रखनी है। संविधान के अनुच्छेद 154 फर्स्ट के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। संविधान का अनुच्छेद 154 क्या कहता है, तो संविधान का अनुच्छेद 154 कहता है जो कार्यपालिका शक्ति है, कार्यपालिका यानी सरकार की जो शक्ति है वो किस में निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं, ध्यान देना जरा, स्वयं यह अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। और इसके अधीनस्थ अधिकारी कौन होते हैं, मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। तो ये ध्यान रखिएगा, संविधान का अनुच्छेद 154 किससे संबंधित है, तो राज्यपाल से संबंधित है। ये अनुच्छेद क्या कहता है, तो ये अनुच्छेद कहता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, और या तो वो स्वयं इसका प्रयोग करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका प्रयोग करेगा। वर्तमान में मध्य प्रदेश की राज्यपाल कौन है, तो मध्य प्रदेश की कार्यवाहक राज्यपाल है आपकी। पहले ये पूर्णकालिक राज्यपाल थी, फिर इनका ट्रांसफर हो गया, इन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया। आनंदीबेन पटेल के नाम से इनको जाना जाता है। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो लालजी टंडन थे, इनका भी कुछ समय पहले निधन हो गया है, इसलिए कार्यपालक राज्यपाल इन्हें दोबारा से बना दिया गया है। तो ये ध्यान रखना, कार्यपालक हैं जी आपकी। और ये मुख्यमंत्री आपके शिवराज सिंह चौहान, ये उनका मंत्रिमंडल है। अनुच्छेद 153
आर्टिकल 153 क्या कहता है? सामान्यतः प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जरा ध्यान रखना। प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा? एक राज्यपाल होगा प्रत्येक राज्य के लिए। लेकिन 1956 में अपन ने संशोधन कर दिया, और संशोधन करने के बाद में कह दिया गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। तो ध्यान रखना, एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। किस संशोधन के द्वारा? 1956 में। शुरुआत में आर्टिकल 153 क्या कह रहा है? तो आर्टिकल 153 कहता है कि केवल एक राज्यपाल एक के लिए होगा। लेकिन 56 में महसूस हुआ था कि राज्यपाल का कोई ज़्यादा कार्य नहीं है, तो क्यों ना इसे 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक लाइन और ध्यान रखना, जब इसे एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना देते हैं, मान के चलो 3 राज्यों का राज्यपाल बना दिया इसे, तो इसे जो वेतन मिलता है वो तीनों राज्य से बराबर में देंगे। एक राज्य नहीं देगा इसको वेतन कि एक ही राज्य संपूर्ण पूरा वेतन दे। तो ये क्या होगा? जो इसका कुल वेतन है उस कुल वेतन को ये तीनों राज्य क्या करेंगे? आपस में डिवाइड कर देंगे। यदि 2 राज्यों का है तो इसका आधा आधा हो जाएगा, 3 राज्यों का है तो तीनों में बांट देंगे, 4 राज्यों का है तो चारों में इसको बांट दिया जाएगा वेतन को। ध्यान रखना इसको। नियुक्ति, इसकी नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति करने का अधिकार किसको है? तो ये ध्यान रखना, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अर्थात ये राष्ट्रपति के प्रति क्या है? उत्तरदायी है। इसका मतलब समझ में आया आपका? इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब जब राष्ट्रपति चाहे तब इसे हटा सकता है। हाँ, इस समय पर ये दोनों की राज्यपाल है आपकी, ये मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल है और ये उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल है। उत्तर प्रदेश की पूर्णकालिक राज्यपाल है और मध्य प्रदेश की ये कार्यवाहक है। ठीक है ना? इनका वेतन अभी थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूजन है, इनका वेतन लगभग 2.5-3 के समथिंग हो गया है, अभी नया बढ़ गया है, तो थोड़ा मैं कन्फ्यूज हूँ। क्लियर करके ही मैं बताऊँगा आपको इनका वेतन, है ना? इस समय मेरे दिमाग में से स्लिप हो रहा है वेतन। तो ये ध्यान रखना, अब इनका जो वेतन है उत्तर प्रदेश सरकार आधा देती है, वो आधा ही इनका वेतन कौन दे रही है? मध्य प्रदेश सरकार भी दे रही है आपकी। तो ये राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब यहाँ भी ध्यान रखना, स्वयं राष्ट्रपति नहीं करेगा, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल लिखित में जिस व्यक्ति के नाम की अनुशंसा कर देता है, बस वही काम कौन कर देता है? राष्ट्रपति कर देता है। इसी तरीके से मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल जिस काम के लिए इनसे कह देगा वह काम कौन कर देगा? राज्यपाल। यानी एक तरीके से देखे जाए तो ये दोनों के दोनों ही आपके औपचारिक प्रधान है, वास्तविक नहीं है। वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल होता है। राज्य में वास्तविक प्रधान होता है मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। संविधान पढ़ाऊंगा तो मैं पूरी कंपैरेटिव स्टडी करवाऊंगा आपको, जिससे तुलना में आप अच्छी तरह से उसको याद कर सकें। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? औपचारिक रूप से देखने में तो करेगा राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति किसके कहने पर करेगा? प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के कहने पर। जैसे एक स्टोरी बता रहा हूँ आपको, अभी लेटेस्ट में 1 महीना पहले एक र्यूमर उड़ा था सोशल मीडिया पर, और वो उड़ा था कि मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल बना दिए गए हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी को। ये लक्ष्मीकांत वाजपेयी कौन है आपके? तो ये लक्ष्मीकांत वाजपेयी आपके उत्तर प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष थे, तो उनको मध्य प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया। बाद में उन्होंने ट्वीट करके फिर क्लियर किया कि मेरे को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं बनाया गया है। तो ये ध्यान रखना, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसके कहने पर करता है राष्ट्रपति? प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर। और ये प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या है? कि जब तक प्रधानमंत्री का विश्वास है, प्रधानमंत्री के हिसाब से वो काम कर रहा है राज्यपाल, तभी तक ये पद पर रहेगा। ये अनौपचारिक है। औपचारिक रूप में क्या है? जब तक उसे राष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति का मतलब सीधा होता है प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री को लगता है कि हाँ ये सही काम कर रहे हैं, तो वो कह देगा कि काम करते रहने देना। और यदि उनको लगता है प्रधानमंत्री को ये हमारे खिलाफ जा रहे हैं या हमारे हिसाब से नहीं चल रहे हैं, तो वो अनौपचारिक रूप से राष्ट्रपति से कहेगा और राष्ट्रपति उनसे कह करके क्या करेगा? उन्हें पद से हटा देगा। क्लियर हो गया? तो ये राष्ट्रपति के क्या है आपके? अब देखिए 2 कंट्रोवर्सी है। एक तरफ तो इनकी नियुक्ति करी जा रही है और कार्यकाल इनका कितना है? 5 वर्ष है, फिक्स है। और दूसरी लाइन क्या कर रही है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी 5 साल से पहले भी राष्ट्रपति इनको हटा सकता है। किसके कहने पर? वही प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के कहने पर। और इसी वजह से क्या होता है, जब केंद्र में सरकार बदलती है और दूसरे दल की सरकार आ जाती है, तो राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं वो स्वतः इस्तीफा दे देते हैं। और जिस राज्य का राज्यपाल इस्तीफा नहीं देता है, तो केंद्र सरकार उसे अनौपचारिक रूप से परेशान करती है और इस आधार पर उसे इस्तीफा देना होता है। क्लियर हुआ? तो ये ध्यान रखेंगे।
संविधान द्वारा स्थापित संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल केवल संवैधानिक प्रधान होता है। संवैधानिक मतलब संविधान के आधार पर मेन मुखिया कौन है, ये है। लेकिन वास्तविक जो प्रधान है वो आपका कौन है, तो वास्तविक प्रधान होता है मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। यही लाइन आपकी केंद्र में भी कही जाएगी। संविधान, अब देखिए केंद्र में कैसे कही, संविधान द्वारा स्थापित संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति भी संवैधानिक प्रधान है, मेन काम कौन कर रहा है, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। तो ये ध्यान रखें। अतः राज्यपाल पद के संबंध में निर्वाचन के स्थान पर मनोनयन लिया गया है। क्या हुआ था, जब राज्यपाल की नियुक्ति की जा रही थी और संविधान सभा में बहस हुई, तो अपन जानते हैं मुख्यमंत्री का तो आपका क्या था, चयन था, जनता इलेक्टेड करेगी और विधायक दल में बहुमत दल का जैसे नेता चुना जाएगा वो मुख्यमंत्री हो जाएगा। अब प्रश्न आ रहा था राज्यपाल को लेके, क्या राज्यपाल को यदि अपन इलेक्टेड कर देते हैं तो फिर समस्या क्या आएगी, तो समस्या ये आएगी कि दोनों के दोनों आपस में कहेंगे कि मैं भी चयन होकर के आया हूँ और आप भी चयन होकर के आए हैं, तो इसलिए दोनों के बीच में जो अधिकार हैं उनको लेकर के लड़ाइयाँ चालू हो जाएंगी, विवाद उत्पन्न होंगे, आपके वैमनस्यता उत्पन्न होगी, क्योंकि दोनों एक ही राज्य से हैं। इसी से बचने के लिए उन्होंने क्या किया था कि इलेक्टेड बॉडी तो रख दी सीएम के हाथ में और मनोनयन का पद्धति अपनाई। और ये भी ध्यान रखना, जो व्यक्ति जिस राज्य का होता है उसे उस राज्य में राज्यपाल नहीं बनाया जाता, क्योंकि यदि उस व्यक्ति को उस राज्य में राज्यपाल बना दिया जाएगा तो फिर वही संवैधानिक अधिकार को लेकर के प्रयोग होंगे। तो इसलिए वहाँ से वो दूर रहे। जैसे मध्य प्रदेश का कोई व्यक्ति है, मध्य प्रदेश को छोड़ करके उसे किसी भी राज्य का राज्यपाल बना सकते हैं, लेकिन एमपी का राज्यपाल नहीं बनेगा वो। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष है, लेकिन वो अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने के अपने पद पर क्या है, बना रहता है। जैसे मान के चलो उसका कार्यकाल 5 वर्ष पूरा हो गया और तब तक कोई दूसरा व्यक्ति राज्यपाल के लिए नहीं आया है, तो तब तक बना रहेगा जब तक कोई दूसरा व्यक्ति पद ग्रहण न कर ले। और इसे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद, इसका मतलब है राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति कर रहा है और जब चाहे तब इसे हटा सकता है। तो ये दोनों लाइनें आपस में कंट्रोवर्सी करती हैं। इधर तो अपन कह रहे हैं फिक्स 5 वर्ष और दूसरी तरफ कह रहे हैं राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकता है, दोनों लाइनें हैं। संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का क्या कर सकते हैं, पर राज्यपाल नियुक्त कर सकती है। और ये व्यवस्था कब की गई थी, 1956 में। आर्टिकल 153 में संशोधन किया गया। 1956 में एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग। ऐप पर क्लास बस कल से चालू हो जाएंगी, आपकी ऐप से ही रहेंगी अब कल से क्लासेस आपकी। ऐप क्लियर हो गया है, ऐप में जो समस्या थी शूट आउट हो गई, थोड़ी बहुत समस्या होगी तो उसे देख लेंगे अपन। और ये वेतन आपका 3.5 लाख रुपए है राज्यपाल का वेतन। ये राज्यपाल का जो वेतन है वो कितना है आपका, 3.5 लाख रुपए है। ठीक है, राज्यपाल का 3.5 लाख, ये आ गया आपका यहाँ पर वेतन। राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपए प्रतिमाह मिलता है। और राज्यपाल का वेतन तथा भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। आपकी संचित निधियाँ 2 होती हैं, एक केंद्र सरकार की संचित निधि होती है जिसमें से केंद्र सरकार के खर्चे, और राज्य की संचित निधि होती है जिसमें राज्य सरकार के खर्चे किए जाते हैं। यदि एक ही व्यक्ति को 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाता है तो उनका वेतन संबंधित राज्यों में क्या होता है, बराबर बांट दिया जाएगा। अब इसको ऐसे मान लीजिएगा, 3.5 लाख रुपया वेतन है आपका, तो 3.5 लाख का आधा कर दीजिएगा, तो आधा देगा मध्य प्रदेश सरकार और आधा देगी आपकी उत्तर प्रदेश की सरकार। तो ये दोनों राज्यों की राज्यपाल हैं। इसलिए योग्यता क्या होगी राज्यपाल बनने के लिए, तो राज्यपाल के लिए योग्यता, राष्ट्रपति के लिए योग्यता और उपराष्ट्रपति के लिए योग्यता, तीनों के लिए योग्यता समान है। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक लाइन केवल चेंज होगी, बाद बाकी की तीनों की योग्यता समान है। तो सब तीनों की योग्यताओं को एक साथ में याद रखें आप लोग, तो ज़्यादा बेहतर है। योग्यता, वह भारत का नागरिक हो, सबसे पहली तो जरूरी यही है। भारत के नागरिक को ही हम राज्यपाल बनाएंगे, भारत के नागरिक को ही हम राष्ट्रपति बनाएंगे, भारत के नागरिक को ही हम क्या बनाएंगे, उपराष्ट्रपति बनाएंगे, और भारत के राज्य को नागरिक को ही हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाएंगे। ठीक है ना। इसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष है। ध्यान रखिएगा, न्यूनतम उम्र कितनी है, 35। अधिकतम उम्र का कोई प्रावधान नहीं है, अधिकतम उम्र कितनी भी हो चलेगी, लेकिन न्यूनतम उम्र आपकी कितनी होगी, 35 यानी 35 वर्ष। राज्यपाल संसद या राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। जो राज्यपाल है, जिस व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जा रहा है, संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। विधानमंडल यानी विधानसभा का विधायक नहीं होना चाहिए, किसी भी विधानसभा में वो विधायक का नहीं होना चाहिए, और इसके अलावा संसद में नहीं होना चाहिए। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति नहीं होना चाहिए। यदि वह किसी सदन का सदस्य है,
मान के तो उसे वहाँ से इस्तीफा देना होगा और इस्तीफा देने के बाद में ही वो राज्यपाल बनेगा, यानी उसे क्या करना पड़ेगा, त्यागपत्र देना होगा। तो योग्यता क्या है, भारत का नागरिक हो। ये राष्ट्रपति के लिए भी है, उपराष्ट्रपति के लिए भी है और राज्यपाल के लिए। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। राज्यपाल या राष्ट्रपति संसद या राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता, यदि है तो उसे इस्तीफा देना होगा, यानी त्यागपत्र देना होगा। शपथ, ये शपथ कौन दिलाएगा इसे, तो राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अब यहीं पर राष्ट्रपति को कर लो, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ये लालजी टंडन का दिखा रहा हूँ जिससे आपको याद रहेगा। लालजी टंडन का निधन हो गया है अभी कुछ समय पहले, ठीक है ना। ये आपके मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं और ये लालजी टंडन है। तो इनको शपथ कौन दिलाएंगे, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे। तो जिस राज्य में आप जा रहे हैं उस राज्य का उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उसे राज्यपाल को शपथ दिलवाता है। और ये भी ध्यान रखना कि जब उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनता है तो उसे शपथ संबंधित राज्य का कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। मान के चलो अब जैसे मध्य प्रदेश में उच्च मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, तो उसे शपथ दिलाने का काम कौन करेंगी वर्तमान में, आनंदीबेन पटेल करेंगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग, जैसे याद बना रहेगा, इसलिए मैं ये वीडियो दिखा रहा हूँ आपको। दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं, दिलाती हैं। ये आनंदीबेन पटेल गुजरात में मुख्यमंत्री के पद पर रही थी संजय भैया, संजय, ये आनंदीबेन पटेल गुजरात में मुख्यमंत्री थी। और ये जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री के लिए चयन हुए तब इन्होंने आनंदीबेन पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया। बाद में वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रही थी, इस वजह से उनको हटा करके फिर इन्हें मध्य प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया। फिर मध्य प्रदेश के राज्यपाल से इनको प्रमोशन देकर के इन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया और मध्य प्रदेश के राज्यपाल बन गए आपके लालजी टंडन। लालजी टंडन भी यूपी के रहने वाले थे, फिर इनका निधन हो गया लालजी टंडन का अभी कुछ समय पहले, तब इनको कार्यवाहक राज्यपाल बना दिया गया है, ठीक है। तो ये देखिए शपथ ग्रहण हो रहा है आपका, ये राज्यपाल शपथ लेंगे और ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा, तो संबंधित राज्य का राज्यपाल दिलाएगा। यही सेम कंडीशन कहाँ पर होती है, केंद्र में। राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाती हैं राष्ट्रपति। ये केंद्र में होता है आपका। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों का। ये जस्टिस तो पुराने वाले हैं, अब नए चेंज हो गए हैं, नए चेंज हो गए हैं आपके, अभी करंट में चेंज हुए हैं आपके। ये पुराने वाले जस्टिस हैं, ए.के. मित्तल थे, जो आजकल ए.के. मित्तल साहब पहुंच गए आपके सुप्रीम कोर्ट में, अब चेंज हो गए। शायद एस.के. सेठ है या कोई है, नाम मेरे को इस समय याद नहीं है, मैं क्लियर होगा तभी आपको बताऊंगा, नहीं तो वो कन्फ्यूज हो जाता है, ठीक है ना। शक्तियाँ, अब इसका कार्य क्या है, तो ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति करती है, ठीक है ना। राज्यपाल का मुख्य कार्य क्या है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे और मुख्यमंत्री के कहने पर यानी उसके परामर्श पर ये अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो राज्यपाल क्या करेगा आपका, राज्यपाल पहले सबसे पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और मुख्यमंत्री के कहने पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ये महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा, महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल की। इसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी करेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान देना, जो एडवोकेट जनरल है आपका और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं, इनके बारे में सिफारिश इनसे कौन करेगा, मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करेगा। तो मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल कहेगा कि इस व्यक्ति को जाकर के सबसे पहले तो ये मुख्यमंत्री को नियुक्त करेंगे। मुख्यमंत्री को किसको नियुक्त करेंगे, जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता हो उसे ये मुख्यमंत्री बना देंगे। अब मुख्यमंत्री कहेगा कि इन व्यक्तियों को क्या करें आप लोग, मंत्री बनाएं, तो ये उनको मंत्री की शपथ दिला देंगे। हो गया यहाँ तक क्लियर। फिर इसके बाद में इनका मंत्रिमंडल तैयार हो गया। अब ये मंत्रिमंडल कहता है कि ये हमारा महाधिवक्ता है, यानी कानून का सबसे बड़ा सरकारी वकील मध्य प्रदेश सरकार का, जिसे अपन एडवोकेट जनरल के नाम से जानते हैं। आर्टिकल 165 के तहत आता है और इस समय है पुरुषेंद्र कौरव, तो इनको नियुक्त कर देंगे कहने पर इनके पर। इसी तरीके से राज्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष या सदस्य का पद खाली है तो इन मंत्रिमंडल के कहने पर ही वहाँ पर भी ये नियुक्ति करेंगी। तो इस तरीके से ये नियुक्तियाँ होती हैं, ये देख सकते हैं। ये है आपके पुरुषेंद्र कौरव, ये कौन है आपके, पुरुषेंद्र कौरव हैं आपके। पहले आपके कांग्रेस पार्टी थी, तब दूसरे थे, फिर जैसे ही मध्य प्रदेश में बीजेपी आई तो मध्य प्रदेश में बीजेपी आती कि उनको हटा दिया गया एडवोकेट जनरल को और उनकी जगह पर कौन आ गया, आपके पुरुषेंद्र कौरव को बना दिया गया। तो ये किसने नियुक्ति करी है, राज्यपाल ने, लेकिन किसके कहने पर, मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के कहने पर। ध्यान देना, अकेला मुख्यमंत्री नहीं चलेगा, मंत्रिमंडल चलेगा यहाँ पर। तो किसके कहने पर की है, मंत्रिमंडल पर।
अजय कुमार मित्तल, वह व्यवस्था का अधिवेशन बुलाता है। राज्यपाल इसके अलावा और क्या करेगा? तो राज्यपाल व्यवस्थापिका, ये विधानमंडल चल रहा है, इसका अधिवेशन बुलाएगा, इसे स्थगित करेगा और ये विधानसभा को भंग भी कर सकता है। समझ में आ गया ना? लेकिन ये सब काम किसके कहने पर करेगा? मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के कहने पर। मुख्यमंत्री कहेगा व्यवस्थापिका को बुला लो तो ये बुला लेगा, ये कहेगा स्थगित करो तो ये स्थगित कर देगा, और व्यवस्थापिका को भंग कर दो तो भंग कर देगा। लेकिन कब करेगा? तो कब बात मानी जाएगी? जब ये बहुमत में होंगे। ये बहुमत में है तो ये काम करेंगे, और यदि ये बहुमत में नहीं है तो फिर राज्यपाल इनकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, फिर राज्यपाल इनकी बात को स्वीकार नहीं करेगा। ये ध्यान रखिएगा। ये मध्य प्रदेश का विधानसभा है, ये देख सकते हैं। ये विधानमंडल की जो पहली बैठक होती है, जब विधानसभा बुलाई जाती है, उसकी पहली बैठक होती है, तो उसको संबोधन राज्यपाल ही करता है। राज्यपाल का यदि स्वास्थ्य खराब है और वो स्वयं नहीं आ सकता तो उसके लिए वो संदेश भी भेज सकता है। तो ये ध्यान रखना, ये विधानमंडल की पहली बैठक को बुलाता है और बुला करके उसको संबोधन करेगा। संबोधन करने के दौरान उसका स्वास्थ्य खराब है या कोई अन्य कारण है या कहीं बाहर है तो फिर उसके लिए क्या करेगा? वो बैठ कर के संदेश भी भेज सकता है। तो ये दिखा रहा हूँ मैं आपको। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। यानी जो विधानमंडल है ये कोई भी कानून बना सकता है राज्य सूची पर। तो राज्य सूची से संबंधित किसी विषय पर राज्य की विधानमंडल कानून बनाती है तो उस कानून पर हस्ताक्षर कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और राज्यपाल जब हस्ताक्षर कर देंगे तभी वो वैधानिक कानून माना जाएगा, और राज्यपाल यदि उस पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो वो वैधानिक कानून नहीं माना जाएगा। और राज्यपाल चाहे तो उसे पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को कितनी बार लौटा सकता है? केवल एक बार लौटा सकता है। जैसे मानो चलो यहाँ से कोई बिल भेजा तो यहाँ जाएगा, अब इनको लगता है ये बिल सही नहीं है तो पुनर्विचार के लिए इनको दोबारा पहुँचा देगा, और पुनर्विचार करके यदि उन्होंने ज्यों का त्यों दोबारा पहुँचा दिया तो राज्यपाल को फिर उस पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। यानी अब राज्यपाल के हाथ में कुछ नहीं है। यानी पुनर्विचार के लिए कितनी बार लौटा सकता है? केवल एक बार। अनुच्छेद 213 ये इंपॉर्टेंट है। यदि राज्य के विधानमंडल का अधिवेशन नहीं हो रहा है तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है और इसका अनुमोदन विधानसभा से होना आवश्यक है। इसमें क्या होता है उसको समझ लो जरा। ये आपका अध्यादेश क्या है? ये अध्यादेश क्या है इसको समझ लें। तो अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल रहता है, वो अनुच्छेद 161 के तहत आपका किसके हाथ में रहता है? आपका अनुच्छेद नहीं, सॉरी 161 नहीं है आपका, राज्यपाल का है 223, सॉरी 123, हाँ आर्टिकल 123 के तहत क्लियर कर लें जरा। अनुच्छेद 213 के तहत जो है आपका ये तो राज्यपाल का अध्यादेश का अधिकार है, और आर्टिकल 123 के तहत आपका राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति का अधिकार है। तो ये अध्यादेश क्या होता है? कानून हमेशा कब बनेगा? जब विधानसभा कोई पास कर दे, फिर राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर कर देगा, वो कानून बन जाएगा। मान के चलो विधानसभा है ही नहीं और कानून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे इस समय पर कोविड चल रहा है, वायरस चल रहा है, विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है आपका। अब ऐसी स्थिति में कानून की आवश्यकता है तो कैसे बनाया जाए? तो इसके लिए क्या किया जाता है? मंत्रिमंडल सीधा राज्यपाल के पास पहुंचा देगा और राज्यपाल उस पर क्या करेगा? हस्ताक्षर कर देगा। और राज्यपाल जब हस्ताक्षर कर देगा तो हस्ताक्षर के बाद में 6 माह के मतलब जब पहला सत्र चालू होता है आपका 6 सप्ताह बाद, जैसे ही पहला सत्र आएगा वैसे ही आपका यहाँ से इसे पास कराना होगा। और यदि अपने यहाँ से पास इसे नहीं कराया तो वो अध्यादेश आपका कैसा हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और इस अध्यादेश को वही पावर होगी जो इस तरीके से आपका कानून बने उस तरीके से। समझ में आया कि नहीं आया जी आपका? ये थोड़ा सा ध्यान रखें जरा। हाँ, ये कैसे क्वेश्चन आता है बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये क्वेश्चन आपका ऐसे आएगा, दीवान भैया एमपी पुलिस भर्ती कब आएगी? जितनी जानकारी तुम्हें है उतनी जानकारी हमें है। एमपी पुलिस भर्ती जैसी ही आएगी सबसे पहले खबर तुम्हें ही पता चलेगी। किसी के पास में कोई खबर नहीं है। सरकार कह रही है कि हम जल्दी से जल्दी एमपी पुलिस की भर्ती निकालेंगे। तो जो जानकारी आपके पास में है, जो आपके सोर्स हैं, वही सोर्स हमारे हैं। वैसे ही अपन कहते रहे इससे कुछ नहीं होता है, लेकिन यह है कि गवर्नमेंट उस पर एक्टिव है, जल्दी से जल्दी भर्ती कराएगी, ये बोल रही है। ठीक है ना? तो आप तो पढ़ाई पर कंसंट्रेट करें, भर्ती आएंगी और निकल जाएंगी, अपन को पता भी नहीं चलेगा। इसलिए पढ़ने पर अपन कंसंट्रेट करें तो ज़्यादा बेहतर है। और लास्ट का टाइम होता है, अपन उस पर डिस्कस कर सकती हैं। आप फ़ोन करके मेरे को डिस्कस कर सकती हो। पढ़ाई पर कंसंट्रेशन कम है आपका, तो थोड़ा सा ध्यान रखें दीवान जी। हाँ, इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनता है आपका, 4-5 तरीके से क्वेश्चन बनता है। पहला तो यह है कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है?
तो आर्टिकल हो जाएगा उसमें 213, आर्टिकल 123 और भी कुछ हो जाएंगे आपके, तो आर्टिकल 213 हो जाएगा। एक तो प्रश्न ये बनेगा। दूसरे नंबर पर बनता है आपका कि अध्यादेश राज्यपाल कब जारी करता है। नंबर 1 जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो, नंबर 2 जब विधानसभा का सत्र न चल रहा हो। तो ध्यान रखिएगा, जब विधानसभा का सत्र न चल रहा हो, जब ये खाली हो, उस समय पर आपका ये अध्यादेश जारी किया जाता है। इस तरीके से आपके ये 2 प्रश्न बनते हैं यहाँ से। अध्यादेश क्या होता है, यही अपन डिस्कस कर रहे थे, अध्यादेश क्या होता है। दोबारा से मैं एक बार और क्लियर कर रहा हूँ, अध्यादेश को एक बार और क्लियर कर रहे हैं अपन, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। एक्चुअल में कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है, पहले आप उसको समझें, तब आप अध्यादेश को समझ पाएंगे। तो पहले आप कानून बनाने की प्रक्रिया को समझ लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। तो मैं कानून बनाने की प्रक्रिया इस तरीके से है, राज्य की आपको समझा रहा हूँ। पहले राज्य की कानून प्रक्रिया में क्या होता है आपका, ये तो होता है राज्यपाल, यहाँ तक तो क्लियर हो जाएगा, ये राज्यपाल हो गया। और यहाँ कितने वो होते हैं आपके मंडल, कितने हैं, सदन कितने हैं, 2 हैं। एक होता है आपका विधान सभा और एक होती है आपकी विधान परिषद। इसी तरीके से तो होते हैं आपके, है ना। क्योंकि मध्य प्रदेश में क्या है, विधानसभा ही है, विधान परिषद है नहीं, तो इसलिए अपन इसको छोड़ रहे हैं यहाँ से। अपन केवल किसको लेकर के चल रहे हैं, सिर्फ ओनली विधानसभा को। तो ये हो गया आपका राज्यपाल और दूसरा क्या हो गया आपका, दूसरा हो गया विधानसभा, ठीक है ना, विधानसभा। अब कानून कैसे बनेगा, कानून बनाएगी आपकी ये बॉडी विधानसभा, इसको कानून बनाने की जिम्मेदारी दी जाती है। अब ये आपको याद होगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, क्या कहा है, उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ तो क्लियर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के सीएम ने कहा है कि हम मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए नौकरियां देंगे, बाहर के लोगों को क्या करेंगे, रोकेंगे। अब ये चीज़ उन्होंने कह तो दी, लेकिन कहने से कुछ नहीं होगा जब तक इसका कानून नहीं बनेगा। अब ये कानून बनाने की काम कौन करेगा, तो इस कानून को बनाने का काम करेगा कौन, विधानसभा। क्योंकि वर्तमान में विधानसभा अस्तित्व में ही नहीं है। कैसे अस्तित्व में नहीं है, छुट्टी पर चल रही है। सब विधायक अपने अपने घरों में या अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कोई भी विधायक विधानसभा में नहीं है आपका। अब ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कह तो दी है, कानून आपका कब बनेगा, जब विधानसभा को बुलाया जाएगा, विधानसभा का सत्र आयोजित होगा, और सत्र है नहीं, तो उस स्थिति में अब अपन मांग करें डेली कि नहीं हमें तो ये चाहिए, आप जल्दी से जल्दी करो, हम इंतजार नहीं कर सकते। तो जब दबाव पर अपन बनाएंगे सरकार पर, तो सरकार के पास में एक विकल्प खुला हुआ है। सरकार क्या करेगी, उस स्थिति में सरकार यहाँ से जाएगी आपकी और जाकर के सीधी किसके पास पहुंच जाएगी, राज्यपाल के पास, और राज्यपाल से कहेगी कि ये कानून बनाए। अब इसे थोड़ा सा और समझने की कोशिश करो, पहले सावधान समझें। यहाँ पर जाएगी सरकार, यहाँ से कानून बनाएगी, कानून बनने के बाद में पूरा कानून नहीं माना जाएगा। कानून कब माना जाएगा, राज्यपाल के पास पहुँचेगा, राज्यपाल उसे पढ़ेगा, पढ़ने के बाद में देखेगा कि ये कानून सही है या नहीं है। राज्यपाल को लगता है ये कानून गलत है, तो इसे दोबारा से पुनर्विचार के लिए लौटा देगा, किसके पास, विधानसभा के पास। विधानसभा उस पर क्या करेगी, दोबारा से पुनर्विचार करेगी, और पुनर्विचार करने के बाद उसमें संशोधन करेगी यदि उसको लगता है तो, और यदि उसे लगता है नहीं हमने जो पहले बनाया था वो बिल्कुल सही है, तो उसे दोबारा से पहुंचा देगी राज्यपाल के पास, और राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर कर देगा और वो कानून बन जाएगा। समझ में आ गया, ये प्रोसेस हो गई जब विधानसभा चल रही है तब। लेकिन आज की कंडीशन में अपन को कानून चाहिए, तो यहाँ विधानसभा तो नहीं चल रही है, तब मुख्यमंत्री क्या करेगा, जैसे मध्य प्रदेश के बच्चों को नौकरियां देनी है आपको, यहीं के मूल्यवासियों को हम देंगे, इसके लिए हम कानून लेके आ रहे हैं, तो यहाँ नहीं जाएगा वो कानून, सीधा जाएगा किसके पास, राज्यपाल के पास, और राज्यपाल उस पर चुपचाप हस्ताक्षर कर देंगे। हो गया क्लियर, अब वो कानून बन गया, लागू हो जाएगा। लेकिन इसमें एक शर्त रहेगी, शर्त ये रहेगी क्योंकि राज्यपाल ने हस्ताक्षर किए हैं, तो जैसे ही आपका विधानसभा का सत्र आयोजित होगा, विधानसभा का सत्र कब आयोजित होता है, तो 6 सप्ताह में, तो 6 सप्ताह में जैसे ही विधानसभा का सत्र आयोजित होगा, वैसे ही ये जो कानून बनाया आपका मध्य प्रदेश की नौकरी वाला, ये विधानसभा में आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ आकर के फिर इस पर यहाँ के लोग चर्चा करेंगे, और उनको लगता है कि ये कानून सही है तो वो पास हो जाएगा, और उनको लगता है ये कानून सही नहीं है तो उसे क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। समझ में आ गया ना। तो जब संसद का सत्र न चल रहा हो, उस स्थिति में कानून बनाने की जो जिम्मेदारी होती है सरकार की, उसी को अपन क्या कहते हैं, अध्यादेश। और राज्यपाल जिस अनुच्छेद के तहत ये अध्यादेश पर दस्तखत करता है वो अनुच्छेद 213 है, और राष्ट्रपति जिस अनुच्छेद के तहत करता है वो आर्टिकल 123 है। राष्ट्रपति कितने पर करेगा, 123 के तहत। समझ में आया कि नहीं आया, अमन क्लियर हो गया। यानी जब संसद नहीं चल रही है, इस समय कोई भी कानून बनाना है तो डायरेक्ट राज्यपाल बनाएंगे, तो वो अध्यादेश के द्वारा बनाएंगे। जैसे एक और चीज़ बता रहा हूँ, आपको मालूम होगा आज
संसद का मानसून सत्र चालू हो रहा है, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों बैठ रही हैं, पढ़ना जरा अखबार में। और केंद्र सरकार अध्यादेश पास करा रही है 3, क्योंकि ये 3 अध्यादेश जो थे ये राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए थे एग्रीकल्चर को लेकर के। छत्तीसगढ़ की सरकार, राजस्थान की सरकार और पंजाब की सरकार कह रही है ये जो अध्यादेश आए हैं, जो राष्ट्रपति ने उनको मंजूरी दे दी है, वो अब लोकसभा में पास होंगे और राज्यसभा में पास होंगे, इसलिए उनको वहाँ पर रोका जाए। तो ये पहले से ही आपके राष्ट्रपति उन पर हस्ताक्षर कर चुके थे, अब यहाँ पर लौट करके आए हैं लोकसभा राज्यसभा में, ठीक है ना। ओके, अब अपन आगे देख रहे हैं इसको। अनुच्छेद 356 के तहत वह ये देखता है कि राज्य का प्रशासन संवैधानिक उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो वह राष्ट्रपति को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में सूचना देता है। ध्यान देना जरा यहाँ पर इस लाइन को, संवैधानिक तंत्र की विफलता, संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में सूचना देता है और इसकी रिपोर्ट के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है और संकटकालीन स्थितियों में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। एक्चुअल में राष्ट्रपति के पास में 3 पावर होती हैं, 3 पावर है आपकी, एक आर्टिकल 352 है, एक आर्टिकल 356 है और एक आर्टिकल 360 है, ठीक है ना। इनमें से जो 356 वाला है राष्ट्रपति शासन वाला, ये बड़ा खतरनाक है। ये एक्चुअल में क्या है, दलगत राजनीति से प्रेरित है और केंद्र में यदि दूसरे दल की सरकार होती है, राज्य में यदि दूसरे दल की सरकार है, तो यहाँ पर जो आपका राज्यपाल है वो केंद्र के एजेंट के रूप में काम करता है। इस वजह से केंद्र सरकार राज्यपाल के माध्यम से उस सरकार को पदच्युत करने का प्रयास करती है और इसके लिए जो कारण दिया जाता है वो दिया जाता है संवैधानिक तंत्र, यानी राज्यपाल सतत निगाह रखता है उस सरकार पर कि संविधान के आधार पर ये सरकार चला रहे या नहीं चला रहे हैं, और यदि वो संविधान की मर्यादाओं को, अनुच्छेदों का उल्लंघन कर रहे हैं तो राज्यपाल एक रिपोर्ट तैयार करता है, उस रिपोर्ट को केंद्र सरकार को भेज देता है और केंद्र सरकार उस रिपोर्ट के आधार पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देती है और सरकार वहाँ की कैसी हो जाती है, समाप्त हो जाती है। जैसे उदाहरण के रूप में महाराष्ट्र का केस चल रहा है, आप लोगों को मालूम होगा। महाराष्ट्र में जिस तरीके से स्थितियां बदल रही हैं, कंगना रनौत को लेकर के मामला चल रहा है, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के चल रहा है, अब एक नेवी के अफसर थे मदन लाल शर्मा, उनके साथ में जो मारपीट की गई है, तो इनको लेकर के राज्यपाल से शिकायत की गई है और राज्यपाल ने उस पर कड़ी एक चिट्ठी लिखी है केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार चाहे तो उस चिट्ठी को आधार बना करके क्या लॉ एंड की स्थिति, कानून की स्थिति खराब हो चुकी है, तो इस सिचुएशन को आधार बना करके वहाँ पर राष्ट्रपति शासन केंद्र सरकार लगा सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा जरा आप लोग। तो इस तरीके से ये रहता है आपका अनुच्छेद 356। अगला अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल राज्य विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए भी आरक्षित रख सकते हैं। देखिए जरा कानून बनाने की प्रक्रिया है, मान के चलो कंडीशन है जी आपकी, मान के चले यहाँ से आपने कोई कानून पेश किया, वो कानून पास हुआ, राज्यपाल के पास गया। अब राज्यपाल जानती हैं ये केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार अलग है, राज्य में उसी दल की सरकार है तो कोई समस्या ही नहीं है, लेकिन राज्य में दूसरे दल की सरकार है, जैसे मध्य प्रदेश, वो राजस्थान को ले लीजिएगा, तो राजस्थान में इस समय पर जो राज्यपाल है वो किस विचारधारा के है, बीजेपी की विचारधारा के, तो यहाँ पर कोई समस्या आएगी तो सीधी सी बात रोकेंगे। तो यहाँ राज्यपाल के पास में क्या क्या पावर है वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। पहली ये है कि राज्यपाल ने, विधानसभा ने कोई कानून पास किया, सामान्य कानून है, राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर कर देगी, कानून बन जाएगा। क्लियर हो गया। दूसरी स्थिति क्या है कि राज्यपाल को लगता है नहीं ये कानून में गड़बड़ है और इसमें ये सुझाव होने चाहिए, तो वो इसे पुनर्विचार के लिए क्या करेगी, लौटा देंगी। क्लियर हो गया। तो एक बार ये केवल कितनी बार लौटाती हैं, एक बार, और इन्होंने कोई पुनर्विचार नहीं किया क्योंकि आपस में नेताओं में वो तो रहता ही है, तो इन्होंने दोबारा से लौटा दिया, कह नहीं ऐसा ही चाहिए, जो हमने बोला है वैसे ही करना पड़ेगा, तो ये चुपचाप उस पर हस्ताक्षर कर देंगी। लेकिन इससे बचने का इनके पास में एक और तोड़ है, वो ये क्या है कि पुनर्विचार के लिए केवल एक बार ही लौटा सकती हैं। उससे बचने के लिए क्या करती हैं, अनुच्छेद 200 के तहत इनको लगता है कि नहीं, क्या ये मैं पुनर्विचार के लिए लौटाऊंगी तो ये वापस आ जाएगा, क्यों ना इसे एक राष्ट्रपति के लिए भेज दिया जाए, और ये कह देती है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैं इसको राष्ट्रपति के लिए भेज रही हूँ। हालांकि उसकी कंडीशन अलग रहती हैं, चूंकि अपन जीएस पढ़ रहे हैं इसलिए मैं आपको डिटेल में ज़्यादा नहीं ले जा रहा कि कौन कौन सी होंगे, क्या क्या कंडीशन है, उसकी आपको आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या करेंगी यहाँ पर कि ये जो बिल आया है उस बिल को लेंगी, अनुच्छेद 200 का प्रयोग करेंगी और इसे किसके लिए भेज देंगी, राष्ट्रपति के लिए। और इस तरीके से वो लंबे समय तक डला रहेगा और फिर केंद्र सरकार में राष्ट्रपति जैसा निर्णय लें उस आधार पर उस बिल को फिर मंजूरी मिलेगी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आपको केवल इतना याद रखना है, इसमें डिटेल में नहीं जाना है, संवैधानिक परंपराओं में नहीं जाना है, केवल इतना याद रखें अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल विधानसभा से पारित कोई भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। समझ में आ गया, यानी वहाँ पहुँचा सकता है। स्वयं पुनर्विचार करने के लिए कितनी बार लौटा सकता है, एक बार लौटा सकता है।
तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा आपका। अगला, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने की कोई प्रक्रिया का वर्णन नहीं है। अपने यहाँ पर केवल एक ही चीज़ है, या तो 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाए, या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब है राष्ट्रपति की इच्छा। राष्ट्रपति की जब तक इच्छा है, राष्ट्रपति की इच्छा का मतलब है प्रधानमंत्री की इच्छा। अब अपन देख रहे हैं मध्य प्रदेश के राज्यपालों की सूची। मध्य प्रदेश में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। पट्टाभी सीतारमैया, यहीं से प्रश्न बनते हैं, उन पर अपन अब चर्चा करेंगे। पट्टाभी सीतारमैया मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे हाँ, इस समय मांग कर रहे हैं ना लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर, महाराष्ट्र में इसी आधार पर तो बात कर रहे हैं 356। लेकिन क्या होता है कि विपक्षियों को मौका मिल जाता है, इसलिए वो नहीं चाह रहे करें। चलिए वापस लौट रहे हैं। पट्टाभी सीतारमैया ये मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल हैं। ये इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम है कांग्रेस का अधिकृत इतिहास। ये प्रश्न पूछा जाता है, कांग्रेस का अधिकृत इतिहास के लेखक कौन है? तो पट्टाभी सीतारमैया। मध्य प्रदेश में सबसे कम समय तक राज्यपाल रहने का इनका रिकॉर्ड है। और ये भी आपको याद रखना है, आपको याद होगा 1939 त्रिपुरी आपकी जबलपुर में आती है। त्रिपुरी कहाँ पर है? जबलपुर में है। यहाँ कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध चालू हो चुका था, और उस समय पर कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष चुना जाना था अगले साल के लिए। तो यहाँ महात्मा गांधी चाह रहे थे कि कांग्रेस की लगाम मेरे हाथ में रहे। इधर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर चाह रहे थे कि दूसरा विश्व युद्ध चालू हो चुका है, इसलिए कांग्रेस की लगाम एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में रहे जो अंग्रेजों की आंखों में आंखें डाल करके बात कर सके। और वो व्यक्ति थे उस समय पर आपके सुभाष चंद्र बोस। और इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने चुनाव लड़ा था और महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारमैया को चुनाव में उतारा था। और जब ये चुनाव हुआ तो उसमें कौन जीता था? तो उसमें जीते थे सुभाष चंद्र बोस। और जब सुभाष चंद्र बोस जीते थे तब महात्मा गांधी ने एक बयान जारी किया था, ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है, मेरी हार है, यानी मैं हारा हूँ इसको। तो इस आधार पर फिर कांग्रेस कार्यकारिणी के जो अन्य सदस्य थे उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को परेशान करना चालू कर दिया था, जिस कारण से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये ध्यान रखना, ये त्रिपुरी कांग्रेस से भी जुड़े रहे हैं। और आगे चल के मध्य प्रदेश के कौन बने थे? पहले राज्यपाल बने थे, सबसे कम समय तक बने हैं। और कांग्रेस का अधिकृत इतिहास नामक पुस्तक लिखने का श्रेय पट्टाभी सीतारमैया को ही जाता है। इसके बाद सेकंड नंबर पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने थे हरि विनायक पाटस्कर। सेकंड नंबर के हैं आपके हरि विनायक पाटस्कर। ये भारतीय राजनीति के प्रसिद्ध वकील और भारत की संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे। तो आपको और याद नहीं रखना है, केवल इतना याद रखना है ये संविधान सभा के कौन रहे हैं? सदस्य रहे हैं हरि विनायक पाटस्कर। तो पहले कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। दूसरे कौन थे? हरि विनायक पाटस्कर। ये सेकंड नंबर के हैं। थर्ड नंबर पे थे के चंगलाराय रेड्डी। के चंगलाराय रेड्डी ये कर्नाटक के पहले मुख्यमंत्री थे। तो के चंगलाराय रेड्डी जो है ये कर्नाटक के पहले मुख्यमंत्री थे। बाद में इन्होंने मुख्यमंत्री पद से हट गए थे, फिर इनको यहाँ पर राज्यपाल बनाया गया। तो प्रश्न एक ऐसा भी आ सकता है आपका, ये खासतौर से रेड्डी के बारे में बताइए, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कर्नाटक का पहला सीएम रहा था और मध्य प्रदेश का राज्यपाल भी रहा है? तो ये कौन है आपके? के चंगलाराय रेड्डी। ये कर्नाटक के सीएम और मध्य प्रदेश के तीसरे नंबर के राज्यपाल। इसके बाद में इनका निधन हो गया था, तो अब ये बहुत हट गए थे ये, तो अब पीवी दीक्षित को बनाया गया था। ये न्यायाधीश थे पीवी दीक्षित, हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश थे मध्य प्रदेश के। तो ये पहले कार्यकारी राज्यपाल रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में पहले कार्यकारी राज्यपाल रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो मध्य प्रदेश के पहले कार्यकारी रहने का रिकॉर्ड है पीवी दीक्षित। अशोक ऐप डाउनलोड के लिए लिंक भेज देंगे, आप विष्णु जी से बात कर लेना, वो बता देंगे। अब डेली क्लास जो है वो ऐप पर ही रहेगी, ऐप पर रहेगी। ऐप आपका बिल्कुल सही चल रहा है, ऐप में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब आपकी क्लासेज जो है कल से ऐप पर ही चालू होंगी, है ना। और शाम को 7 बजे से साइंस की क्लास रहेगी, वो क्लास आपकी ऐप पर भी रहेगी और सामान्य भी रहेगी आज शाम को 7 बजे। और इसके बाद में कल से सब क्लासेस आपकी ऐप पर चालू हो जाएंगी। ये पीवी दीक्षित है आपके। के चंगला फिर दोबारा से लौट करके आ गए, कौन आपके? के चंगलाराय रेड्डी। के चंगलाराय रेड्डी कर्नाटक के पहले मुख्यमंत्री हैं, वही हैं, दोबारा से फिर बन गए हैं जी आपके, यानी 2 बार बने हैं आपके, ठीक है ना। इसके बाद सत्यनारायण सिन्हा आए आपके। इसके बाद में कौन आए? सत्यनारायण सिन्हा। ये पहले लोकसभा, दूसरी लोकसभा, तीसरी लोकसभा और चौथी लोकसभा के सदस्य रहे थे। 1971 से 77 तक इन्होंने मध्य प्रदेश के राज्यपाल का कार्यभार संभाला था। और पहला राष्ट्रपति शासन जो मध्य प्रदेश में लगा है
फर्स्ट राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में जो लगा था श्यामाचरण शुक्ला के समय पर, उस समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? सत्यनारायण सिन्हा। आपको पूरा नहीं पढ़ना, बस इतना याद रखना है कि मध्य प्रदेश के फर्स्ट जब राष्ट्रपति शासन लगा है श्यामाचरण शुक्ला के समय पर, उस समय पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? यह मध्य प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन है जिसने राष्ट्रपति शासन लगाया था? तो आंसर हो जाएगा आपका सत्यनारायण सिन्हा। ये जो ऐप है ना आपका, ये मेरी डिजिटल शिव क्लासेस नाम से मेरी वेबसाइट है। वेबसाइट का नाम है डिजिटल शिव क्लासेस। तो डिजिटल शिव क्लासेस नाम से मेरी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर ऊपर की साइड में दिया है, हम आपको लिंक दे देंगे यहाँ से, आप मेरे को हाई लिख करके भेज दीजिएगा। मैं ऐप का ही नाम बता रहा हूँ, डिजिटल शिव क्लासेस नाम से। अभी प्ले स्टोर पर नहीं आया है, वो कुछ समय में प्ले स्टोर पर आ जाएगा। ठीक है ना। और कल से आपका जैसी रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे, वो हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपकी क्लासेस चालू हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट अपन थोड़े से राज्यपाल वगैरह और रह गए हैं आपके, तो वो मैं आपको कल कराऊंगा, और कल इन राज्यपालों की मैं ट्रिक भी आप लोगों को बताऊंगा। आज शाम को 7 बजे आपकी क्लास रहेगी, और शाम को 7 बजे जो क्लास है वो साइंस की क्लास है, और ये क्लास आपकी यूट्यूब पर और ऐप पर दोनों पर रहेगी। तो आप जिनके पास में ऐप है वो ऐप के द्वारा ही जुड़े, जैसे कोई यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है उन्हें ऐप में, तो मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। और ये ऐप आपको कहाँ मिलेगा तो वो मैं आपको बता चुका हूँ, डिजिटल शिव क्लासेस नाम से है हमारी साइट है, ये डिजिटल शिव क्लासेस नाम से, तो उस पर आप लोग देख सकते हो। फिर भी कोई समस्या आए तो आप लिंक भेज देंगे हम, तो लिंक से आप डाउनलोड कर लेंगे, लेकिन आईडी और जो पासवर्ड है वो आपको कोचिंग से ही मिलेगी। ठीक है ना। तो आप कोचिंग पर आ जाना, तो यहीं से आपको आईडी पासवर्ड वगैरह भी इशू हो जाएगा। थैंक यू।